There are very few books in my life where 80 to 90% of the ideas are completely new. I mean, look at the word neurodiversity. You will not find this word in the dictionary. It's a completely new term. The ideas and the experiments given in the book are so new. I was hooked to the book and just finished it in half a day. An amazing book, and I think I that moment I took a decision that it should be part of our session at next level because it's so relevant. You're going to love it. Let me tell you how this book came into my life. मेरी एक दोस्त है, उसकी हाल ही में शादी हुई, तो मिलने आई मुझे एक महीने पहले। तो बातें हो रही थी, पति कैसा है वगैरह वगैरह। अरेंज मैरिज, टिपिकल ट्रेडिशनल वे से अरेंज मैरिज हुई। तो शी सेड समथिंग दैट ब्लू माई माइंड, और उससे मुझे पता चला कि उसका पति, उसके सास ससुर इतने सेंसिटिव है। दे आर सो एम्पथेटिक। एम आई लाउड एंड क्लियर एवरीबॉडी? Yes, all audible, all ओके clear. ओके ओके। और उसने मुझे एक बात बताई कि हुआ ऐसे कि शादी होने के बाद एक हफ्ते के बाद उसके पति ने और सास ससुर ने एक लिस्ट बनाई थी। और वो लिस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा, मुझे बताया कि देखो हमारे घर में ना, हम लोग हफ्ते में 6 दिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं और एक दिन नीचे बैठ के खाते हैं ताकि वो आदत टूट ना जाए। फिर दूसरी बात बताई कि हम ना खाने के बाद फ्रूट्स जरूर खाते हैं, तो वो याद रखना कि फ्रूट्स हमेशा रहता है खाने के बाद। फिर हम लोग बेडशीट्स और जो पिलो कवर्स है ना, वो ऑलमोस्ट 2 दिन में चेंज करते हैं। जैसे ना हर घर में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो उसको बता रहे थे। छोटी छोटी चीजें विच माइट साउंड फनी टू अस राइट नाउ, बट आई टेल यू द इम्पोर्टेंस लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे बेड स्प्रेड करके एक चीज होती है, जो बेडशीट के ऊपर जब हम बेडरूम से निकलते हैं सुबह तो उसके ऊपर बेड स्प्रेड डालते हैं ताकि पूरा दिन वो धूल मिट्टी उस पर ना गिरे, और फिर रात को वो सोने से पहले निकाल देते हैं। इनके घर में ये प्रथा थी कि हर 2 दिन के बाद बेडशीट चेंज करनी है, पिलो कवर्स चेंज करने हैं। तो वो सब बता रहे थे, समझा रहे थे, और वो लिखित था, सब कुछ लिखित था। फिर दे टोल्ड हर दैट कि उपवास कब करते हैं और वो उपवास कैसे किया जाता है हमारे घर पे। हर घर पे अलग अलग स्टाइल रहते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत लोग उपवास मतलब ज्यादा खाना, फिर उस दिन वो क्या साबूदाना की खिचड़ी और ये सब होते हैं, पकोड़े साबूदाना के। तो नाम के लिए उपवास और ज्यादा खाना, पर नाउ व्हेन आई फास्ट इट्स लिटरली आई जस्ट हैव वाटर फॉर 24 आवर्स। इट्स रियल फास्टिंग। और हर एक का अपना अपना तरीका होता है फास्टिंग करने का। सो दे वर एक्सप्लेनिंग हर कि हम कैसे उपवास करते हैं और कब कब करते हैं। और एक हमारे यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस है कि खाना खाने के बाद अपनी डिश हम खुद धोते हैं, बाकी जो बर्तन होते हैं सब्जी बनाने के, वो बाई के लिए छोड़ देते हैं, वो धोएगी। एंड आई वॉज टेकन अ बैक दैट दीज पीपल आर सो सेंसिटिव दैट एक नई नवेली दुल्हन जब एक दूसरे घर पे जाती है, तो 20-25 साल एक घर में रह रही है, और अभी वो अचानक से वो घर उसका बदल रहा है, तो शी विल गो थ्रू अ कल्चरल शॉक, multiple cultural shocks. And these guys, the in-laws, were so sensitive and they were thinking from her point of view कि she should understand the unwritten rules जिसके बारे में बात होती नहीं है, and she should understand all the rules so that she doesn't face any shock in this house because she is going to be part of important part of this house. And that made me think कि अगर एक नई नवेली दुल्हन जब दूसरे घर में जाती है, ससुराल जाती है, और उसको कल्चरल शॉक्स लगने की संभावना ज्यादा है, then similarly when a new employee joins an office and he has to spend 8 to 10 hours a day or perhaps more than that every day, तो उसको कितने शॉक्स लगेंगे। उसको बहुत सारी चीजें जो लिखित नहीं होती है, रूल्स होते हैं, उसको पता नहीं, एंड देन वो कुछ गलती कर बैठेगा और फिर उसको डांट मिलती है। एंड देन केम दिस बुक when I started searching neurodiversity at work. न्यूरोडाइवर्सिटी एक नया टर्म ऑथर ने निकाला है कि our brain is differently wired. हर इंसान
the way he processes information and the way he does work is different. ऑलराइट. तो अभी कुछ ऑफिसेज के हम ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस जो होते हैं पर बोला नहीं जाता है कि लिखित नहीं है. फॉर एग्जांपल कुछ ऑफिसेज में गालियां देना अलाउड रहता है. मैंने जब मैं स्टॉक ब्रोकिंग में था ना, तो गाली गलौज बहुत होती थी और वो आम थी और मेरे लिए एकदम शॉक था. whereas मेरे ऑफिस में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसे शॉक होते हैं नए एम्प्लॉयज के लिए. तो द बुक टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स कि अगर हर इंसान उसका न्यूरो डाइवर्स या फिर न्यूरो बायोलॉजिकल मेकअप अलग है, देन व्हाई वी से दैट एवरीथिंग फिट ऑल साइज मॉडल होना चाहिए ऑफिस में. एक नया कंसेप्ट ऑथर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि कस्टमाइजेशन ऑफ ऑफिस which will suit the employee's personality so that we get the best productivity out of him or her. For example, ऑथर ने एक कंसल्टेंसी के द्वारा कि कंपनी को बताया कि ये चीजें तुमको सब बतानी है नए एम्प्लॉय को ताकि उसको कल्चरल शॉक न लगे. जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया था, वो इन लॉज ने कैसे बहू को सब बताया. फॉर एग्जांपल, कंट्रीब्यूटिंग टू बर्थडे पार्टीज या बर्थडे गिफ्ट्स. देखो, जितनी बड़ी कंपनी उतने उतने ज्यादा बर्थडेज होते हैं. और बर्थडेज तो रैंडम डेट्स पे आते हैं सबके, राइट. तो हर बार गिफ्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना जरूरी है या नहीं? बिकॉज ये तो आम बात है, सब ऑफिस में होता है. और अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो फिर भी करेगा. तो व्हाट? सो इफ वी राइट डाउन दीज थिंग्स इट विल बी सो इजी फॉर हिम, फॉर द एम्प्लॉय, राइट, टू टेक एक्शंस. और या फिर saying good morning. Is it compulsory to say good morning to the boss every time? So मुझे याद है, my second job when I was in stock market, I was busy creating a report for to be released before the market opens at 9:15. और सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे थे. मेरा बॉस मेरे बगल से गुजर गया. And I thought that it is better to that the report should get released on time rather than wasting time in saying good morning to my boss. So, मैंने नहीं बोला गुड मॉर्निंग. और उसके बाद उसको बहुत बुरा लगा. उसने मुझे लंबा चौड़ा मेल भेजा कि उसका ईगो हर्ट हुआ, ये वो. फिर उसके बाद मुझे पता चला कि गुड मॉर्निंग की कितनी अहमियत होती है उस कंपनी में. सो इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट द कल्चर प्रैक्टिसेस which are common in a workplace, in office. And the new employee should know all these unspoken unwritten rules when he joins. जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन मीटिंग में ये सब बातें होनी चाहिए. रिप्लाइंग टू ईमेल्स का 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई रिप्लाई आना चाहिए ईमेल का. या फिर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना चाहिए कि नहीं, अगर हाँ तो फिर कैसे. क्या वो ऑफिस के बारे में बोल सकता है? क्या वो ऑफिस के फोटोज डाल सकता है सोशल मीडिया पे? क्या हर मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है? क्या पहले नाम से पुकारना ठीक होगा या आपको जी लगाना चाहिए, अमरुद जी? या हमारे कल्चर, अपने कल्चर में होता है या कुछ कुछ ऑफिस में नहीं होता है, सीधा पहले नाम से पुकारा जाता है. So all these things might sound funny because and stupid because you are in office for many years. आपके लिए you might take it as an assumption कि ये बात तो होती है. But for a new employee it is completely unknown, right? And so writing down these stupid things which might sound stupid to us but meaningful to the new employee. Now coming back to the word neurodiversity. See, our brain is wired differently. Every person's brain is wired differently. Now, when we talk about brain being wired differently, तुरंत हमारे दिमाग में वो ऑटिज्म और डिसलेक्सिया और सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स दिमाग में आते हैं. उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम. ओके. सी, एवरी पर्सन thinks differently. Our brain thinks in a different way, processes information in a different way, and it is influenced by many factors since childhood. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स बचपन में स्ट्रिक्ट थे या नहीं, हैज इन्फ्लुएंस द वे यू थिंक टुडे एंड द वे यू वर्क इन ऑफिस. या फिर व्हाट काइंड ऑफ फूड यू हैव ईटन टिल नाउ सिंस चाइल्डहुड.
आपके टीचर्स कैसे थे स्कूल में, वो स्ट्रिक्ट थे या फ्रेंडली थे? कुछ कुछ तो ओनली बॉयज स्कूल्स होते हैं या ओनली गर्ल्स स्कूल्स होते हैं। मुझे पता नहीं ये कंसेप्ट सही है कि नहीं, कि ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स स्कूल। हमारे थाना में एक स्कूल ऐसी है, अभी ऐसा होता है कि नहीं, पर पहले था एक ऐसी कंसेप्ट, ओनली गर्ल्स स्कूल या ओनली बॉयज स्कूल। तो मुझे तो ये सही लगता नहीं ये कंसेप्ट, क्योंकि अगर एक लड़का सिर्फ बॉयज स्कूल में 10 साल में सिर्फ बॉयज, और कभी उसके लड़की से कभी कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कभी पल्ला पड़ा नहीं है, तो और वो जब अचानक कॉलेज जाएगा, ऑफिस में जाएगा, तो वी हैव यू वुड हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ फियर। या तो वो एकदम डरेगा लड़की से बात करने के, या फिर वो एकदम ठरकी हो जाएगा। दोनों में से कुछ एक होने वाला है, राइट? सो ये तो उसका अपब्रिंगिंग स्कूल में कैसा है, हैज इन्फ्लुएंस हिज द वे ही हैज थिंकिंग, द वे ही प्रोसेस इंफॉर्मेशन, द वे ही वर्क्स, द वे ही विल वर्क इन ऑफिस, राइट? ये हम सब सोचते नहीं है। या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या थे, दैट हैज इन्फ्लुएंस हिम इन अ बिग वे। कुछ अर्ली डेथ इन फैमिली, किसी की माँ बचपन में गुजर गई है, मेरी माँ गुजर गई थी, किसी के पिताजी या लव्ड वन हैज डाइड at his very young age. How many number of times he has been hospitalized during childhood, that has also impacted his neurobiological makeup. So considering all these things, why I'm naming all these things in particular is to convince you that we all are bio mechanically makeup पे अपना सब अलग अलग है. The way we think, the way we see our world view, our perceptions सब अलग है, right? अगर इसको मद्देनजर लेते हुए ऑथर बोलता है कि देन स्कूल में आजकल ऐसे होने लगा ना कि पहले कैसा होता था कि सबको केमिस्ट्री बायोलॉजी सब सेम सब्जेक्ट्स थे, और सबका मेजरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल वो सब एक ही होता था। अभी आजकल आई थिंक स्कूल्स में चेंजेस होने लगे हैं कि चलो ये लड़का बास्केटबॉल में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसको ज्यादा केमिस्ट्री और मैथ्स में हम ज्यादा खिचखिच नहीं करेंगे, लेट हिम नो प्ले बास्केटबॉल एंड गेट गेट बेटर इन दैट। कोई लड़का अगर मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा है, तो उसको खेल कूद में ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, उसको मैथमेटिक्स या जो वर्ड नंबर रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उस पर हम ज्यादा फोकस करके उसको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसा शायद हो रहा है नए नए स्कूल्स में, या तो तो मैं सोचा कि ऑफिस में ऐसा हो नहीं रहा है। ऑफिस में इट इज वन साइज फिट ऑल मॉडल। ये ऐसा ऑफिस है, ये कल्चर है, यू हैव टू फिट इन, एंड देन वी एक्सपेक्ट हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम these employees. तो फॉर एग्जाम्पल किसी को वर्क फ्रॉम होम से नो इज बेटर फॉर हिम बिकॉज ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इन ऑफिस। ऑफिस में बहुत लोग होते हैं और वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट होता है, तो फॉर हिम वर्क फ्रॉम होम कुड बी एक्सट्रीमली सूटेबल। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो घर में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और वो चाहता है कि ऑफिस में आए, तो ऑफिस में वो ज्यादा फोकस कर पाए। सो ऑफिस शुड बी पर्सन सेंट्रिक नाउ। कंप्लीटली न्यू आइडिया है कि जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के लिए यू शुड कस्टमाइज योर ऑफिस, योर वर्क प्लेस, सिट विथ ईच एम्प्लॉय एंड डिस्कस। पहले तो इंडक्शन मीटिंग में उसको सब बताओ कि देखो ये हमारे प्रैक्टिसेस है, ये गुड मॉर्निंग बोलना वगैरह जो मैंने बोला। तो और फिर द नेक्स्ट स्टेप इज टू आस्क हिम, विल यू इज देयर एनी डिफिकल्ट टू फॉलो दिस प्रैक्टिसेस, ये जो हमने बताया, एंड इफ यस, then what are the solutions, alternate solutions we can find out, so that we can get the best from you, so that it will suit your work style. Are you getting me? The whole book is about this, and it's completely new. It will force you to think differently if you are in a leadership position and you have people working under you. Okay. फॉर एग्जाम्पल आजकल ओपन ऑफिस की सिस्टम हुई है ना, जैसे अभी मेरे पीछे भी एक ओपन ऑफिस है, कोई ऐसा क्लोज केबिन्स नहीं है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, सब एक दूसरे को देख पाते हैं, सबको एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑफिस। पर मेरे जैसा लड़का, आई कांट वर्क ऑन सच इन सच एनवायरनमेंट। मुझे सामने दीवार चाहिए, सो दैट आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए। दैट दैट एनवायरनमेंट increases my focus. In such an environment my focus is at the peak,
मेरा जब बहुत सारे लोग है और वहाँ पे फोन चल रहा है, फोन पे बातें चल रही है, कोई वहाँ पे कॉफी पे चर्चा कर रहा है, इस माहौल में मैं नहीं काम कर सकता। तो अगेन आई एम सेइंग देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। कुछ कुछ ऑफिस में थोड़े लाइट म्यूजिक चालू रहता है, मेरे ऑफिस में बिल्कुल म्यूजिक अलाउड नहीं है, मुझे डिस्ट्रैक्ट्स में। सो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच वर्सेस वन साइज फिट्स ऑल मॉडल, जो ट्रेडिशनल ऑफिस में होता है, उसके बजाय इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, ऑफकोर्स ये आपको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं आपके ऊपर है। मेरा काम है नए नए आइडियाज देना, इस जो मैं बुक्स में पढ़ता हूँ। किसी किसी को मे बी 10 to 7 जो टाइमिंग है, 10 AM को ऑफिस आना और 7 बजे घर जाना, वो शायद सूटेबल नहीं है, उसको कुछ अलग टाइमिंग्स देते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स देते हैं। किसी को कुछ कुछ लोग रात को एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव रहते हैं, है मेरे ऐसे दोस्त लोग। मैं बोलता हूँ कि तुम इंडिया में नहीं पैदा हुए, शायद यूएस में पैदा हुआ है, उसका टाइम जोन, उधर का टाइम जोन तुमको सूट होता है। वो रात को 9 बजे एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर वहां से उनका काम शुरू हो जाता है, फाइन, फेयर इनफ। आई एम एन अर्ली राइजर, मैं 5 बजे उठ के आई एम एक्सट्रीमली एक्टिव एट 5 AM, 6 AM, 7 AM। और फिर 11 बजे मैं थोड़ा डिजी हो जाता हूँ, बिकॉज मेरा दिन ही 5 बजे शुरू होता है। सो 11 बजे इज ऑलमोस्ट मिड डे फॉर मी। सो नो, आई नीड अ स्मॉल नैप ड्यूरिंग दैट 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 अभी कौन सा ऑफिस ही ऑफर करेगा 11 बजे नैप, राइट? बट देन इफ आई गेट दैट 10 मिनट नैप, अगेन माई प्रोडक्टिविटी डबल्स, एंड नो मैं ज्यादा काम करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बिकॉज आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। या फिर और एग्जांपल देता हूँ कि किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने जमता नहीं है, उनको स्टेज फियर है, बहुत डरते हैं वो। और हम बार बार उसको मीटिंग में खड़ा करते हैं कि चलो अभी बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एंड ही इज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ही इज वेरी एक्सट्रीमली सोशली ऑकवर्ड। वो बात नहीं कर पाता है, कांट फेस पीपल। तो उसको ज्यादा मीटिंग्स में नहीं बुलाना चाहिए, फिर उसको दूर रख के में भी ईमेल्स और व्हाट्सएप से ज्यादा काम करवाना चाहिए। आप बोलोगे फिर ये तो वीकनेसेस पे काम नहीं करेंगे तो वो इम्प्रूव कैसे होगा? मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वीकनेसेस इंप्रूव होने चाहिए, बट हाउ अबाउट फर्टिलाइजिंग हिज स्ट्रेंथ्स? उसके जो स्ट्रेंथ्स है उसको और फर्टिलाइज करके उसको एम्पलीफाई करेंगे। वीकनेस पे तो काम करते ही रहेंगे, वो तो पैरेलल चलता रहेगा, राइट? इफ यू आर फोर्सिंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन टू ऑलवेज अटेंड अ मीटिंग एंड टॉक, right, then we are not no extracting maximum productivity from that person. This is what I'm talking about, customization of your rules and regulations and practices to suit the personality of each employee. वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, राइट? कभी मैंने ऐसे पहले सोचा नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा ये ऑफिस का ये कल्चर है और अभी इस नए लड़के को इसमें फिट इन करना है, राइट? बट वी कैन बेंड आवर रूल्स फॉर द राइट पर्सन। स्टीव जॉब्स ने क्या खूब बोला है कि bend the rules for the right person, okay, and never break the rules for the wrong person। और उसको जितना जल्दी भगा सकते हो ऑफिस से उतना भगाओ। uh, तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे आइडिया आया कि जैसे फरीद मेरे ऑफिस में काम करता है मेरे साथ, तो फरीद सैयद, और फिर उसको मैं, हमारे यहाँ गणपति के 2 छुट्टियां रहती है, पब्लिक हॉलीडे। फिर मैंने सोचा कि उसके घर पे तो गणपति का सवाल ही नहीं है, वो तो मुस्लिम है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम पब्लिक हॉलीडे जिसपे वो सिर्फ पूरा दिन घर पे बैठने वाला है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, लेट हिम कम ऑन दीज डेज। और मैं उस दिन उसको छुट्टी दूंगा जब उसको फायदा होगा, जब वो फैमिली के साथ घूमने जाना है, या उसके घर में कुछ त्योहार है जिस त्योहार के लिए शायद पब्लिक हॉलीडे नहीं है, या वॉट एवर सेलिब्रेशन घर पे हो। सो तो इस लड़के के लिए, एंड इंडिया में तो ये तो बहुत आम चीज है, इंडिया इज सच अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो हाउ अबाउट कस्टमाइजिंग हॉलीडेज फॉर ईच एम्प्लॉइज? मेक सेंस? या वो पब्लिक हॉलीडे में वो घर पे बैठेगा और वो पूरा डे वेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा तू ऑफिस में आ उस दिन, गणपति के दिन तू काम कर, और तुझे जब चाहिए उस दिन तू छुट्टी ले, विच विल मेक यू मोर हैप्पियर, वेयर यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। जैसे हम देखो ना, मोबाइल को कस्टमाइज करते हैं, अपना एक वॉलपेपर लगाते हैं, अपना एक फॉन्ट होता है। हर एक मोबाइल, आप किसी का भी मोबाइल लगे तो कुछ ना कुछ अलग दिखेगा आपको। जो मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल जो जो सेटिंग्स रहते हैं, उससे कुछ हटके रहता है हर हर इंसान।
अपनी फोटो डालेंगे या अपनी फैमिली की फोटो डालेंगे। हम लोग, अब देखोगे जो औरत सालों से किचन में काम कर रही है, औरत या मर्द जो भी है, तो उसने कस्टमाइज किया रहता है किचन। या हर एक औरत का वो मसाले एक जगह पे रहेंगे, तेल का डब्बा एक जगह पे रहेगा, उसको जैसे चाहिए वो चेंजेस करती है। कि जो गैस है जिसपे कुकिंग होता है वो खिड़की के पास ही होना चाहिए, उसके ऊपर ही एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, वॉट एवर। यू गेट माई पॉइंट राइट। वही अगर किचन किसी और औरत को देखे तो वो थोड़े चेंजेस करके शी विल कस्टमाइज द किचन विच विल सूट हर कुकिंग स्टाइल। देयर इज नथिंग राइट किचन और रॉन्ग किचन, इट्स अबाउट suitable kitchen for that lady. Same logic goes to office, क्योंकि अगर इंसान मेजोरिटी ऑफ टाइम अपने लाइफ का उधर बिताने वाला है, तो वी माइट एज वेल कस्टमाइज द ऑफिस टू सूट हिज वर्क स्टाइल। जैसे मैंने बोला कि सोशली ऑकवर्ड बंदा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप और ईमेल पे कम्युनिकेशन करो, एंड ही माइट गिव यू द बेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे इन द कंपनी। ऐसा नहीं है कि अच्छी बात करना जरूरी है। ओके, लकीली आई हैव गॉट द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट हर इंसान के पास ही होना जरूरी नहीं, इट इज अ स्किल, राइट। तो बट दैट डजंट मीन दैट ही इज यूजलेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ही कैन कंट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स व्हाई आई यूज द एनालॉजी ऑफ स्कूल्स। जहाँ पे एक बच्चा अगर मैथ में फेल हुआ दैट मीन्स ही इज यूजलेस, ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन चौथी में मैथ्स में फेल हुआ था, और क्या बोलूं मैं आपको। बट वही अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है, उसको बातें करना बहुत पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, और आप उसको दिन में 10 ईमेल्स भेज रहे हैं उसको रिप्लाई करने को बोल रहे, डजंट मेक सेंस। उसको उसकी नंबर ऑफ मीटिंग्स और फ्रिक्वेंट करो, उसको अच्छा लगता है बात करने में तो ही विल गिव द बेस्ट। और उसको अगर ये ईमेल ईमेल ज्यादा पसंद नहीं है तो वो ईमेल की रिक्वायरमेंट थोड़ी हम कम कर सकते हैं। सो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है न्यूरो डाइवर्सिटी का। वो सब आपको अपने अपने ऑफिस के हिसाब से आपको बनाना है एंड चेंजेस करने हैं। बट द ऑब्जेक्टिव इज इट शुड बी एम्प्लॉय सेंट्रिक। योर ऑफिस शुड बी एम्प्लॉय सेंट्रिक एंड नॉट ऑफिस सेंट्रिक या बॉस सेंट्रिक। जो मेन मैनेजमेंट है वो जो चाहता है उस हिसाब से ऑफिस का सेटअप होना चाहिए, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मेरे सामने जब दीवार होती है तो मुझे मेरा बड़ा फोकस बढ़ जाता है। आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स। तो आज के जो सेशन है इसमें मुझे ये चाहता हूँ कि अभी मैंने एक नया कंसेप्ट आपको बताया है, राइट। कुछ लोग क्यूरियस हो गए कि तो मैं मेरे ऑफिस में क्या कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि क्या क्या एम्प्लॉय से, नाम मत ले रहा एम्प्लॉय का कोई, पर क्या उसके प्रॉब्लम्स है, यू नो, एंड देन लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। बिकॉज आई हैव रेड द बुक, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि सॉल्यूशन दे पाऊँ, पर आई थिंक दिस विल मेक द डिस्कशन मोर इंटरेस्टिंग। या फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन कंप्लेंट आते हैं जो मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड्स हैं, कि मेरे एम्प्लॉयज है ना, वो गधा मजूरी करते हैं। मतलब बस जो बताया वो गधे की तरह काम करेंगे, टिक मार्क करने के लिए। लॉग इन करो, अटेंडेंस हो गया, घर जाओ। वो इनिशिएटिव नहीं लेते, खुद का दिमाग नहीं लगाते, राइट। तो ऐसे में क्या करना है, या ऐसे काफी लीडर्स को ये परेशानी होती होगी। तो मैं तो बोलता हूँ ये लीडरशिप का प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। इफ दे थिंक दैट बस वो एक, दे थिंक दैट देयर जॉब इज अ चोर। चोर मतलब एक टू डू लिस्ट है और वो खत्म करके मुझे घर जाना है, और जैसे ही 5:30 बजते वो घड़ी होती, नजर घड़ी घड़ी पे होती, कब 6 बज रहे हैं और कब मैं मेरा बैग पैक करके घर जा रहा हूँ। या ये काफी चीजों कॉमन चीज है ऑफिस में। तो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट गिविंग देम अ हायर पर्पस। आई थिंक पिछली बार मैंने ये छोटी सी कहानी बताई थी कि 3 लोग हैं, दे ऑल आर लेयरिंग ब्रिक्स, वो दीवार बना रहे। तो वो पहले को पूछता कि तू क्या कर रहा है, बोलते कि मैं बस दीवार बना रहा हूँ, ये आई एम लेयरिंग द ब्रिक्स। दूसरे को वही सवाल पूछते हैं तो बोलता है कि मैं मंदिर बना रहा हूँ। और तीसरे को जब पूछते हैं, वो हालांकि वही काम कर रहा है,
वो बोलते हैं कि मैं भगवान के लिए घर बना रहा हूँ. तो सिर्फ ऑल द थ्री laborers are doing the same job, okay? But for the first one, it's a job. For the second one, it's a career. And for the third one, it's a calling. It's an ikigai. It's a higher purpose. अभी ये तीनों का जो परसेप्शन है, जो मानसिकता है, वो अलग अलग क्यों है? कहाँ से हुआ ये? खुद से नहीं. आई थिंक बिकॉज ऑफ द लीडर. जब टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप से बार 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 उनको बताएंगे कि हम किसके लिए ऑफिस आ रहे हैं, व्हाट इज द वाई वी आर कमिंग टू द ऑफिस, इसके बारे में ज्यादा बोलोगे तो जाहिर से फिर वो नीचे जाके जेरोक्स निकालना है, ये भी एक मीनिंगफुल काम लगेगा, ना कि वो एक फालतू चोर. ओके. So do you have any such problems existing in your office? Please write down in the chat box, and Ashish will help me out to read out the Sure. question, because this is the main thing of the book. Okay. तो मैं instead of just covering all other examples, I would like to make the discussion more relevant by taking your problems. And you can also, other people can also participate for the solutions, not only me, because now that you know the main idea of the book. So, friends, the chat box is open. You can Hmm. message your thoughts, ideas, and questions in the chat box, and Yeah. we'll take it up from there. Yeah, and also there won't be a different question as a session. Let it be part of this. So कोई सवाल भी रहेगा तो अभी पूछ लो, because इस बुक में मुझे वन साइड से ऐसा डिस्कस ज्यादा करने के लिए है नहीं है, पर वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. एंड हेंस आई वांट टू मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग. We have the first question from Asmita. How to become a morning person from a night owl? मतलब 180 degree switch कैसे करने का? So it is not compulsory. As I just said that many of my friends are night owls. शुरू शुरू में मुझे बहुत चिढ़ आती थी उन पे कि रात इतनी देर तक लेट सोते हैं. बट देन आफ्टर रीडिंग दिस बुक थोड़ा मेरी मानसिकता बदल गई है. या हर एक में एक सकार्डियन रिदम होता है. सकार्डियन रिदम बहुत बड़ा कंसेप्ट है योगा में, वो आप गूगल करो आपको समझ में आ जाएगा. बट यस, जल्दी जल्दी उठने के फायदे बहुत है. आवर बॉडी इज बायोलॉजिकली मेड फॉर दिस नेचुरल साइकिल primarily. If you beat the sun, if you rise up before the sun rises, it is definitely good for your body. Because if you go back 5,000 10,000 years ago, जब बिजली के आविष्कार के पहले, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू स्लीप ना, कुछ दिखेगा ही नहीं तो आप क्या काम करोगे. वो तो बिजली का आविष्कार होने के बाद हमारे नखरे शुरू हो गए, हम देर रात तक जागने लगे. नहीं तो पहले तो जैसे ही सूर्यास्त होता है हमको सोना ही है. सूर्यास्त के पहले खाना ही है, वरना वो मक्खी दिखेगी ही नहीं जो खाने में गिरी है, क्योंकि लाइट्स नहीं थे. तो मक्खी गलती से पेट में जाएगी. अभी तो हमको क्लियरली लाइट में दिखते है कि मक्खी गिर गई. राइट. हाँ. सो सी हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. द बेस्ट वे टू wake up early in the morning is start loving something more than sleep. We all love to sleep, right? We all love. किसको नहीं अच्छा लगता है सोना, देर तक सोना. इवन आई लव. फिर भी मैं 5 बजे उठता हूँ, बिकॉज आई लव समथिंग मोर देन sleep. I love exercising. I love reading. I love, to create notes and discuss such ideas with you guys. That मुझे बहुत आनंद होता है जब मेरे से 3 times उम्र में बड़ा इंसान मुझे 1 घंटा सुन रहा है. इट गिव्स मी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई हाँ, ये इतने बुक्स पढ़े हैं तो शायद मैं कुछ जानता हूँ जो सामने वाला जानता नहीं, इसलिए वो मुझे सुन रहा है. So these things I'm in love, and that's why that pushes me to push my butt out of bed. So करना क्या है? Since I love your question because it is so specific, how to turn from night owl to an early riser. Don't do it suddenly. अगर आप रोज सुबह 7:30 बजे उठ रहे हो और तुरंत आप कल सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाओगे, तो वो इट विल नॉट वर्क. वो 5:30 बजे का अलार्म बजेगा, फिर आप स्नूज करोगे 5 मिनट के लिए. हाँ, फिर स्नूज करोगे, फिर स्नूज करोगे, राइट, और फिर वो अपने आप 7 बजे उठोगे, राइट. तो दैट डजंट वर्क. एज आई सेड, देयर इज अ सर्काडियन रिदम इन आवर बॉडी.
तो जैसे से आप रोज अगर रात को 12:30 बजे सो रहे हो, तो बॉडी ने सेट किया है, ऑल्दो इट इज अननेचुरल फॉर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज अमेजिंगली अडेप्टिव, बहुत अडेप्ट करते हैं अपने हैबिट्स को, एनवायरनमेंट को। इसलिए ये, हाँ, इंसान एक ही प्राणी है जो दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रह सकता है, बाकी कुत्तों को ऐसा नहीं है। राइट, जैसे आजकल जो हस्की डॉग्स को पेट करके पाला जाता है मुंबई शहर में, ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ा अत्याचार है। इट इज क्रिमिनल, बिकॉज हस्की तो वो पोलर एरियाज में जो बर्फ के लिए बने हैं, और वो अभी मुंबई और ठाणा जैसे शहर में उनको लेके जाते, तो दे मस्ट बी नो, दे आर टॉलरेटिंग द मुंबई हीट, और उनको 24 घंटा एसी लगता है। अभी किसी अमीर लोगों के शौक है तो वो पालते हैं, पर वो उनके लिए अच्छा नहीं है एसी भी, आफ्टर ऑल इट्स आर्टिफिशियल। बट इंसान का ऐसा नहीं, वी आर बॉडी कैन अडेप्ट टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव इवॉल्व्ड द मोस्ट एंड वी आर रूलिंग द एनिमल किंगडम, वन ऑफ द रीजंस। So your body has adapted to this timing of going to bed at 12:30, 1 o'clock in the night. तो आप and waking up at say 7 o'clock, 8 o'clock in the morning. तो तुरंत आप अगर शिफ्ट करोगे तो वो पागल हो जाएगा, और आपको पूरी दिन यहाँ नींद आएगी। आप रोज अगर 7-8 बजे उठ रहे हो सुबह, और अचानक से आप 5 बजे उठे, तो द होल डे विल गो वेस्ट। आपको सर दर्द होगा, नो, नींद आएगी, बार बार चाय पीने का मन करेगा, कॉफी पीने का मन करेगा, these things will happen. So what you have to do is, our brain loves small changes. I learned this from a book called The Spirit of Kaizen. Okay, and there's another book called Gemba Kaizen. So Kaizen concept came from Japanese people. See, Japan is a country which has been the most unfortunate country in the world. तो सबसे ज्यादा एडवर्सिटीज किसी किसी देश ने अगर झेले हैं, तो वो है जापान। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक्स, तो मतलब हमारे बारिश जैसा वहां पे अर्थक्वेक होता है। जितनी बारिश कॉमन है हमारे यहाँ पे, वैसे अर्थक्वेक वहां पे कॉमन है। सो इन चीजों से, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू, दे हैव कम आउट विद अमेजिंग आइडियाज, कि काइजन करके एक आइडिया है। तो काइजन क्या बोलते हैं कि मेक स्मॉल चेंजेस। अगर आपको, आपका ऑब्जेक्टिव इज टू वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, बट यू आर वेकिंग अप एट 7 a.m. इन द मॉर्निंग राइट नाउ, तो आपको सीधा 5:30 का अलार्म नहीं लगाना है। पुट एन अलार्म ऑफ 6:55 टुमारो इंस्टेड ऑफ 7 a.m. 5 मिनट पहले का अलार्म लगाओ। ओके, वो, इट विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट एंड नॉट शॉक योर सर्काडियन सिस्टम, सर्काडियन रिदम। Then on the second day, put an alarm of 6:50, the third day 6:45, the fourth day 6:40, and so on. एंड धीरे धीरे वो बॉडी को समझेगा ही नहीं कि आप आपने अपना शेड्यूल चेंज किया। इनफैक्ट और स्लो भी कर सकते हो, 2-2 मिनट भी कर सकते हो। पर क्या है ना, ये छोटे छोटे चेंजेस आर नॉट सो ग्लैमरस ना, आपको किक नहीं देते हैं। क्या रे देखो, मैं अचानक से सुबह 5 बजे उठ के जिम गया तो कैसा एकदम किक लगती है ना, हम इंस्टाग्राम में बोल भी सकते हैं देखो मैं उठा वगैरह। ये 2-2 2-2 मिनट और दो एक एक से इतना, इट इज नॉट इंस्टाग्रामेबल, इसलिए हमको पसंद नहीं। बट आई हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ स्मॉल। और इसमें मैंने कई किताबें मैंने बुकलेट में कवर की है। आई वांटेड टू रीड ऑल दोस बुक्स, काइजन, द स्पिरिट ऑफ काइजन, द पावर ऑफ स्मॉल, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब किताबें यही बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक किताब थी जो मैंने 5 साल पहले पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। Now, this book is talking exactly opposite, whereas I am talking about thinking small. So when you read hundreds and thousands of books, you get amazing amount of confidence कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। Now, the magic of thinking big and the spirit of Kaizen are almost opposite ideas. ये बोलता है think big, ये बोलता है think small, छोटे चीज पे फोकस करो। बट जैसे मैंने समझा कि ये छोटा छोटा करके ही चीज बड़ी होती है। ये फ्रॉग लीप, नो, बड़ा जंप लेना है वगैरह होता ही नहीं है, काम तो एक ही होता है। एट ए टाइम आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हो, 2 पुशअप्स मार रहे हो, और वो करते करते बुक लिखनी है तो एट ए टाइम एक ही लाइन लिखनी है, फिर दूसरी लाइन लिखनी है, फिर तीसरी लाइन लिखनी है, और फिर किताब बन जाती है। So that is the power of small. Yeah. So I would recommend you to try this idea and no, reduce the alarm by 5 minutes every day. Yeah, Ashish, any more questions?
There is one question from Mr. Sandeep, which says that members and employees don't come to office at time, मीटिंग भी टाइम पे नहीं आते, तो ऐसे पंक्चुअलिटी टाइप के इश्यूज को कैसे डील कर सकते हैं? करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज अगेन अ कॉमन प्रॉब्लम. सी, जब भी कोई गलती एम्प्लॉय से होती है ना, बाय द वे दिस हैज बीन आंसर्ड इन द बुक इटसेल्फ. तो हम क्या करते हैं, हम गलती पे फोकस करते हैं. वी डोंट गिव देम अ सॉल्यूशन. एंड यू नो व्हाट, 99% of the mistakes that our employees make were made by us long back when we were in their position. पर हम उसके बारे में बोलते नहीं, अपना वो ईगो बीच में आता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, मेरा जो कलीग है फरीद ने, वो एक्सेल पे मैंने उसको कुछ काम करने को दिया था, कुछ नंबर क्रंचिंग करना था बहुत सारे. तो उसने क्या किया, सब मैन्युअली नंबर्स डाले, कुछ भी लिंक नहीं की. आपको पता है द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सेल शीट इज टू लिंक द सेल्स टू ईच अदर, सो दैट एक नंबर चेंज किया तो बाकी सब अपने आप चेंज होते हैं. तो उसने सब मैन्युअली डाला, तो और कुछ चेंजेस करना है तो बहुत डबल एफर्ट डालना पड़ता है. आई होप यू नो दिस, राइट? एवरीबडी यूजेस एक्सेल. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त कि अरे यार, इसने क्या कैसा किया, ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने जैसा हुआ. बट देन आई टुक अ पॉज एंड थॉट दैट कि व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज न्यू टू एक्सेल, मैंने भी ये गलती की थी. और उस वक्त मेरे बॉस ने मुझे समझाया था कि कैसे लिंक करना है. Right? पर ये हम नहीं बोलते. तो आई टुक अ पॉज ऑफ 1 डे. और उसके बाद दूसरे दिन लंच टाइम पे मैंने उसको बताया था. यू नो व्हाट, आई डिड नॉट पिन पॉइंट हिज मिस्टेक. आई सेड कि पता है, 4 साल पहले जब मैं एक्सेल शीट सीख रहा था, तो मैंने ना सेल्स को लिंक ही नहीं किया था एक्सेल में. मैंने ना पागल की तरह सब इंडिविजुअली नंबर्स डाले थे. और फिर मुझे मेरे सर ने बताया कि कैसे लिंक करना चाहिए. एंड ही गॉट द मैसेज. मैंने उसको क्रिटिसाइज किया, उसको समझा भी नहीं. बिकॉज व्हाट आई डिड वाज, आई by showing humility that I did the same mistake long back, आई मैंने वो गैप जो है कि मैं ऊपर हूँ और तू नीचे, वो गैप को मैंने निकाल दिया. एंड नाउ वी बोथ आर ऑन द सेम पेज. और उसके दिमाग में क्या होगा, अच्छा अमृत ने भी ये गलती की थी, मतलब मैंने कुछ इतना बड़ा ही नहीं किया, बट और उसको आंसर भी मिल गया. फिर वो खुद ही पूछा, तो कैसे लिंक करते मुझे भी बताओ ना, मैं भी करता हूँ नेक्स्ट टाइम. तो फिर मैंने उसको समझा दिया. So coming back to this question of coming late, you know, humility works. लीडर्स में मैंने देखा है कि द बिगेस्ट क्वालिटी दैट लैक्स अमंग लीडर्स इज ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी. उनको लगता है कि बस उनकी गलती, हम तो बस गॉडली है, हम भगवान है, हमसे कभी गलती होती ही नहीं. क्या आप कभी लेट नहीं गए हो ऑफिस? जब आप जॉब कर रहे थे कभी ऑफिस लेट नहीं गए? देन व्हाई डिड यू गो लेट? राइट नाउ. सो उसका मैं सॉल्यूशन देने का कि our our human mind always underestimates the time required to commute from point A to point B. अगर मुझे थाना से घाटकोपर जाना है, से बाइक से जाना है, ओके, तो सब हम आइडियल देखते हैं, मैप पे वगैरह रहते हैं, हाँ ठीक है 20 मिनट लगता है. हाँ, तो उस हिसाब से मैं निकलूंगा. बट वी डोंट कंसिडर द कॉम्प्लेक्सिटीज, कि अगर सब मुझे रेड सिग्नल्स लग गए तो, अगर गाड़ी ठीक से स्टार्ट ही नहीं हुई तो वहीं पे 10 मिनट जाएंगे मेरे. अगर बीच में बारिश आई और मैंने विंडशीटर नहीं पहना है तो बहुत, अगर हवलदार ने मुझे रोका लाइसेंस के लिए, हालांकि मेरे पास लाइसेंस है पर दिखाने में तो टाइम जाएगा. मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, सब कुछ है, पर पीयूसी के लिए उसने कुछ पूछा. अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर वो दिमाग फैक्टर इन नहीं करता. वी टेक द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन कि हाँ 20 मिनट लगता है. हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा यार. अरे 5 मिनट तो नीचे उतर के बाइक चालू करने में जाता है. पॉइंट. सो एक्सप्लेन देम द साइंस बिहाइंड कमिंग लेट. सब कुछ सब पे कुछ लिखा है, किताबों में लिखा है, इंटरनेट में लिखा है. जस्ट डोंट ब्लेम. क्या तुम हमेशा लेट आते हो, हमेशा लेट आते हो? व्हेन यू क्रिटिसाइज, नेवर जनरलाइज, हमेशा वर्ड यूज नहीं करने. टेल हिम स्पेसिफिकली दैट लास्ट वीक फ्राइडे एंड वेडनेसडे you came late by 20 minutes. Be specific. Criticism should be always specific, not generalization. Right? And then tell them कि मेरी भी ये गलती होती थी जब मैं यंग था, जब मैं जॉब करता था,
और फिर मुझे समझा कि आई ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्यूट ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड to my subordinates when they were coming late is that look, our subconscious mind is like an innocent child. वो ना, वो सब फेस वैल्यू पे लेता है, उसको समझता नहीं है कि ये छोटी बात है, ये बड़ी बात है, ये सीरियस है, ये जोक है. उसको ये समझता नहीं, वो सब कुछ सीरियसली ले लेते हैं, जैसे बच्चे लेते हैं. जैसे बच्चे को कोई बड़ा आदमी बोलेगा हाउ स्टूपिड यू आर, तो वो सीरियसली लेगा, हालांकि वी डोंट मीन. बट बच्चे सीरियसली और वो ऐसे ट्रॉमा में चले जाते हैं. इसलिए बच्चों से कभी भी मजाक में भी कभी ऐसा बोलने का नहीं कि तू पागल है, तू स्टूपिड है, तुझे तो आएगा ही नहीं, ऐसा कभी मजाक में भी बोलने का नहीं. तो एम्प्लॉयज को हमको ये बोलना चाहिए अबाउट दिस सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट कि इफ आई सेट एन अलार्म ऑफ 5 a.m. tonight and I do not wake up at 5 a.m., the message that giving to my subconscious mind is that I am a failed person. I don't keep my own word. I'm a failure. I make false promises. It's a big thing. And I'm starting the day with this negative message. वैसे ही अगर 9:30 को ऑफिस का टाइम है, और तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर किया है कि ये बंदा 9:30 को जाएगा, एंड देन यू रीच बाय 9:45, सी 1 डे, 3 डेज, 5 डेज. तो आपके फॉरगेट अबाउट योर बॉस गोइंग मैड, वो तो बात की बात है. योर सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर, and he every day he registers a message that Amrut doesn't keep his own promise. वो बोलता है 9:30 बजे जाने का, पर जाता है 9:45 बजे. तो ऐसे रोज अगर हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सम पीपल आर आर ट्रैप्ड इन दैट लूप. और कुछ भी नया करने जाते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा. दे ऑलवेज फाइंड रीजंस दैट इट इज दिस विल नॉट हैपन. दे आर नेसेयर्स, बोलते हैं ना, नेसेयर्स. ये तो हमेशा पेसिमिस्ट ही होता है, हमेशा सोचता है कि ये फेल ही होगा, बिकॉज देयर सबकॉन्शियस माइंड हैज गॉट कन्विंस्ड कि ये तो नहीं करेगा, इससे होगा ही नहीं, बिकॉज ये बोलता है एक है और करता है एक है. हालांकि उसको ये समझ भी नहीं आता कि गोइंग लेट इज नॉट अ क्राइम, बट ही डजंट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अ बिग क्राइम एंड अ स्मॉल क्राइम और अ स्टूपिड मिस्टेक. उसको ये समझता नहीं है. और वो हमेशा हमारे यहाँ पे ना एक इनविजिबल सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंधे पे बैठा रहता है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो स्टोर करते रहता है. उसका स्टोरेज कैपेसिटी इतना स्ट्रांग है ना, सब कुछ स्टोर होता है. तो आईबीएम के प्रोसेसर से भी कई गुना स्ट्रांग होता है वो. तो उनको ये बताना है कि बार बार तुम अगर, और अगर वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे क्या हो रहा है. तो उसने मुझे एक बोला कि नहीं, मेरी अम्मी डब्बा बनाने में थोड़ा लेट करती. देन आई टोल्ड हिम दैट टेल हर व्हाई यू आर कमिंग टू ऑफिस. वी आर मेकिंग इंडिया रीड. वी आर ऑन अ नोबल मिशन. और आप यहाँ पे सिर्फ एक्सेल शीट और वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने नहीं आ रहे, कुछ बड़ा का हासिल करने आ रहे, देश बदलने जा रहे. और वट एवर योर हायर पर्पज में बी, इट कुड बी एनीथिंग, ये भाषा यूज करो. एंड देन सी, उसकी अम्मी 1 घंटा पहले ही डब्बा रेडी करने लगी. वी डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स, वी ओनली टॉक अबाउट वो ईमेल को रिप्लाई क्यों नहीं दिया, वो टू डू लिस्ट के बारे में, वो ये खत्म हो गया उसको रिफिल करके आओ, कार्ट्रिज खत्म हो गया प्रिंटर का, ना ऑल द रोजमर्रा जिंदगी के काम. About what. We don't talk about the why. So these, you have to change your vocabulary as a leader and not just blame, use the blame game vocabulary. कि तुम तो हमेशा लेट आते हो. And this goes for all the mistakes made by the employees. All right. Give them a solution. First, give them a solution कि ये mistake next time avoid करने के लिए क्या करना चाहिए. Don't just talk about the mistake. Second, admit that you did the same, used to do the same mistake long back. अगर आप नहीं करते तो झूठ बोलो. हैव द ह्यूमिलिटी टू से कि मैंने ये मिस्टेक की थी बरसों पहले, और उसको मैंने कैसे ओवरकम किया. थर्ड, टॉक अबाउट द हायर पर्पस. नाउ आई डोंट थिंक ये तीनों काम नहीं करेंगे, इसमें से कुछ तो काम करेगा. या आशीष. इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है. दिस वाज डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग कर्व दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम लोग टाइम पे नहीं आते ऐसे टू वेयर वी रीच्ड इन द डिस्कशन राइट नाउ. बट there is also another question which comes in the chat box that let's say
कोई ऐसा है कि जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो खुद के साथ कैसे डील करेगा? बिकॉज बिफोर टेकिंग ऑल दीज बिग बिग स्टेप्स, आई थिंक दे वुड हैव टू एड्रेस समथिंग दैट a missing or an incomplete part which they feel that there is there in their self. So how do we do that? And then there is one another question which I think would be related, which is अगर ऐसे लोग वही गलती को रिपीट करते रहते हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकले? हम्म। Yeah, I think the first question is what the book talks about, कि उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है. We have to do sit with him and discuss right from childhood, just become his friend. यही न्यूरो डाइवर्सिटी बुक में लिखा है. And then customize all your rules and regulations, office cultures, which will suit him. और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स किसमें नहीं होता है आज भी. इवन आफ्टर रीडिंग 2000 बुक्स, अगर कोई बड़े बुजुर्ग मेरे सामने आता है इफ इज टॉकिंग, मुझे कहीं ना कहीं आई लूज कॉन्फिडेंस. यू वोंट बिलीव दिस बट आई स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस मेनी टाइम्स. नो. सो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ये कोई लेबल नहीं है. ओके. व्हाट हैपेंस इज, नो, नाउअडेज वी यूज लॉट ऑफ लेबल्स. ही इज इंट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट, ही इज वीगन, ही इज हिंदू, ही इज एंटी मोदी. और एक बार वो ठप्पा लग गया ना, so even if I want to behave the opposite, I won't behave. If I declare myself as introvert, पर एक सिचुएशन में मुझे बहुत बात करने का मन कर रहा है, I will stop myself to speak because I have labeled myself as introvert. Are you getting my point? Although I'm trying to reduce meat from my life, I will not declare myself as vegan. Once I label myself as vegan, and now I'm flying to Dubai because I've been invited to speak there. तो दुबई में तो कैसे चलेगा vegan? I will starve to death. वहां पे मुझे खाना पड़ेगा शायद नॉनवेज. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल. राइट. सो लेबलिंग नहीं होना चाहिए. आई हैव इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स. नो. मे बी वो बेस्ट फ्रेंड के साथ वो एकदम शेर है और छाती फुका के बात करता होगा विथ हिज बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज मोर कंफर्टेबल विथ हिम. तो इन चीजों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरिंग. लीडरशिप इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग. ट्रीट योर एम्प्लॉयज लाइक योर किड्स. आप बच्चों के साथ आप क्या करते हैं वही आपको आपके एम्प्लॉयज के साथ करना है. कुछ ज्यादा अलग नहीं है पेरेंटिंग और लीडरशिप में. आई थिंक एज अ बॉस. In fact, I don't like the word boss. It's very so dominating word लगता है ना वो. I think leader is a good word. Yeah. और एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करना इज अ, आई थिंक इज अ सीरियस सिचुएशन. और इनफैक्ट यही होता है कि हम ना अलग अलग तरीके की मिस्टेक्स नहीं करते हैं. हम एक ही मिस्टेक करते बार बार, वो पैटर्न रहता है. मैंने और फरीद ने भी देखा है कि हमारे मिस्टेक्स में ना एक पैटर्न होता है और वही पैटर्न हम में मिस्टेक्स करते हैं. तो एक बार क्या होता था कि जब अभी बुकलेट के लिए ऑडियो समरीज में रिकॉर्ड करता हूँ, राइट, तो रिकॉर्डिंग का जिम्मा मेरे पास है. फिर एडिटिंग का जो है, जैसे अभी मैं कुछ लाइन बोला और मैंने उसमें फंबल किया तो मैं लाइन को रिपीट करता हूँ. और फिर फरीद का या बाकी लोग का काम है कि जो मैंने फंबल की हुआ लाइन को डिलीट करना है और जो अच्छा लाइन है उसको रखना है. इसको हम एडिटिंग द ऑडियो समरी बोलते हैं. तो वो जिम्मा उनके पास होता है. और फिर कई बार मैं एक लाइन इतनी कॉम्प्लिकेट रहती है कि मैं 3-4 बार मिस्टेक करता हूँ. तो वो 3-4 बार मैंने वो लाइन बोली रहती है और आखिर में आखिरी लाइन सही होती है तो पहले के 3-4 लाइंस डिलीट करने होते हैं. तो उसमें बहुत ऑलमोस्ट सब लोग गलती करते थे बार 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 कि एक की जगह दोनों लाइंस रखे जाते, मतलब वो लाइन में 2 बार बोल रहा हूँ ऑडियो में. ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे. फिर मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैंने देखा कि वो मिस्टेक जब होती है तभी कुछ ना कुछ हुआ रहता है डिस्ट्रैक्शन. बेल बजी रहती है या फोन बजा रहता है या कुछ व्हाट्सएप पे टिंग आया रहता है. और उस वक्त अगर वो एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो देर इज अ हाई चांस कि ये रिपीटेशन की मिस्टेक हो. ये मैंने पॉइंट आउट किया. तब मैंने ये बताया उसको कि जब आप ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं ना, पुट योर मोबाइल अवे और पुट इट ऑन एयरप्लेन मोड. ओके. किसी ने अगर बीच में आपको टोका तो देन गो 5 मिनट्स बैक इन द ऑडियो और अगेन लिसन टू इट सो दैट आपको पता चलेगा कि आपसे कुछ मिस्टेक हुए. सो वेन एवर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस हाईली फोकस्ड टास्क, then you go back and listen to the audio again so that there is a fair chance you'll find the mistake.
सी, ये तो मैंने स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बोला जानबूझ के, ताकि यू विल फाइंड आउट कि ये मिस्टेक क्यों होती है. हमेशा गो बिहाइंड एंड फाइंड आउट व्हाई दिस मिस्टेक इज हैपनिंग, एंड रिमूव दिस सिचुएशन ऑफ अस वर्सेस दे. होता क्या है, मैंने देखा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ना अस वर्सेस दे सिचुएशन रहता है. मैं इस टेबल के इधर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, और वो टेबल के उस पार बैठा है. नो, वी आर ऑल वन फैमिली, वी आर इक्वल. हम दोनों का पर्पस एक है, ऑब्जेक्ट एक है कि रिजल्ट्स लाना है ऑर्गेनाइजेशन में. देन ऑलवेज फाइंड आउट व्हाई behind the mistakes, not just talk about the mistakes and play the blame game, right? राइट. सो फ्रेंड्स, वैसे तो आज एक फेस्टिवल का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है. So even we would be winding the session a little bit earlier than before, so we'll be moving towards the last question answers for this particular session today. तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर देखा था. सबसे पहले तो देयर इज somebody called रुश और रश, if I'm pronouncing it right, who wants to meet the booklet team in person. तो इनको, और आई थिंक मेनी पीपल वुड वांट टू मीट. सो एक रिक्वेस्ट है अमृत को, अगर आप कभी कोई इवेंट कर रहे हो वेर यू आर इनवाइटिंग ऑल द पीपल, देन डू लेट अस नो. तो these Sure. friends and followers of booklet would love to visit. That's so sweet of you. So I keep putting all my visits on social media. Please follow me on various social media like Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, and you'll get all the updates. Like right now, I'm in Jalgaon, and I'm in the museum. It's one of its kinds, the largest museum on Gandhiji. There are 5 lakh books, videotapes, videos of Gandhiji, and I'm gone mad. 5 lakh books on Gandhi, many of them written by Gandhiji, and uh, so and I'm going to use चरखा tomorrow. और गांधी जी के जो करते थे काम, वो सब कम काम में करने वाला हूँ कल. चरखा, स्पिनिंग द चरखा एंड खेती एंड ऑल. देखते हैं, अगर धोती मिली तो धोती भी पहन लूंगा उनकी. So yeah, I will keep you updated. And the new thing we have started is very interesting. जैसे SIP होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यू आर एक्सपर्ट्स इन दिस. तो SIP जो अपने पर्सनल वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए होता है, हाउ अबाउट मेकिंग एन SIP फॉर नेशन बिल्डिंग. तो एंड दिस आइडिया इज वर्किंग वंडर्स, कि any damn small amount which suits your pocket, right from 100 rupees to 1000 rupees per month, you can make an SIP in Mission Make India Re. It could be as small as 100 rupees per month or any amount that suits your pocket. और उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज email me at bookletguy@gmail.com, and I'll give you the details of how you can participate in this SIP idea for nation building, because that will be very great for us to cover the costs of the mission, because it's a social enterprise, and not at all a commercial one where we want to maximize our profits. No, but there are costs to be covered, and hence this idea that we came up, and people are loving it. So an appeal to you guys that if you could take interest in this idea, I would love to explain this in detail if you get in touch with me. Great. So with that, we'll move towards the final question for today, and that is from Ms. Priyanka Yadav. That what strategies or techniques do you recommend for effective reading and memory retention? ये question काफी बार repeated आया है हमारे sessions में अलग अलग time पे, but it's always a wonderful question because there are new people and it's always them who ask this question. See, I've written a whole book of effective reading. So the 7 Habits of Highly Effective Readers is my book, not written by Stephen Covey, written by me. And I've written down all the experiments that I did with my reading life to become a better reader, an effective reader. Of course, the successful ones I've made part of my book, and the experiments which did not work, which failed, I did not write. So, uh, and about the retention, I think the best way to remember is to discuss. See, what is knowledge? Is it consumption or reproduction? What do you think? Ashish, is knowledge a consumption activity or a reproduction activity? I think knowledge, the word, would be something that is a reproduction. Yes, you're so right.
See, consumption is just one part. If you're not able to reproduce it, then it is you have not internalized the knowledge. You have got just got exposed to the information, which will go out of your mind very soon. The best way to internalize a new piece of information, a new piece of knowledge from a book, from a video, or whatever, is to reproduce it, to reparaphrase it in your own desi broken vocabulary. Why I'm saying this? Because we always हम क्या करते हैं, we focus on the language of the author. वो ऑथर ने जैसे वर्ड्स यूज किए ना वैसे हम याद करने की कोशिश करते हैं. नेवर डू दैट. ऑलवेज नो, एक्सप्लेन द आइडिया दैट यू हैव लर्न इन योर ओन वर्ड्स. हम खुद की, इवन इफ वी ऑल स्पीक इन इंग्लिश, वी हैव आवर ओन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, अभी ये जो डेस्क है, आशीष माइट से दिस डेस्क इज क्राउडेड, आई माइट से दिस डेस्क इज cluttered. Both the lines have the same meaning, but different way of explaining. राइट. वही अगर वो मेरा कॉपी करने जाएगा तो शायद वो भूल जाएगा, बिकॉज ही इज फोकसिंग मोर ऑन द वर्ड्स एंड नॉट ऑन द मीनिंग ऑफ द आइडिया. तो हमको बड़े बड़े जो आइडियाज हम सीखते हैं, जैसे आज हमने न्यूरो डाइवर्सिटी का सीखा. आई डिड नॉट यूज अ सिंगल वर्ड दैट वाज यूज्ड बाय द ऑथर. मैंने मेरा देसी वोकैबुलरी यूज किया है. मैंने तो बहुत बड़े 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 फंडे और क्या यूज किया है. एक बार मेरे को समझ में आ गया. एंड इनफैक्ट दैट्स व्हाई यू लाइक माय टॉक्स, because I don't try to be somebody else. I'm trying to be an authentic अमृत देशमुख. जो बचपन से जो वर्ड्स मैंने सीखे हैं वो वर्ड यूज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मैं मेरी जो भी हिंदी है, आई डोंट ट्राई टू स्पीक लाइक हरिवंश राय बच्चन या अटल बिहारी वाजपेयी. विल गेट बोर्ड. जितनी भी मुझे हिंदी आती है उसमें बोलो, पीपल लाइक इट, बिकॉज पीपल लाइक ऑथेंटिसिटी. जो भी आपकी एक्सेंट है, अगर मुझे पता है मेरे मेरे में एक एक्सेंट है, बट नो बडी कंप्लेन्स अबाउट माई एक्सेंट. जो भी मराठी कोई बोलता है कि मेरे साउथ इंडियन टोन आता है मेरे हिंदी में, फाइन, एज लॉन्ग एज द मैसेज इज क्लियर. रिप्रोडक्शन. एंड दैट्स वाई करना क्या है, कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हो, आपको कोई वाव आइडिया लगाना है, तो क्लोज द बुक. द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू क्लोज द बुक while रीडिंग, it sounds ironical, the more knowledge you will gain. जब बुक को क्लोज करके इफ यू रिप्रोड्यूस इट, किसी से बात करोगे, मेक अ वीडियो, पुट इट ऑन इंस्टाग्राम. क्या सिर्फ बुकलेट गाय को करना रूल नहीं है. मेक सोशल मीडिया एज पार्ट ऑफ योर रीडिंग लाइफ. मेक सोशल मीडिया एज योर स्टडीज. इफ यू आर अ स्टूडेंट, आई एनवी ऑल द स्टूडेंट्स. अभी तो मेरा तो खैर सब डिग्री वगैरह हो गया. आज के जमाने में अगर मैं स्कूल कॉलेज में होता ना, आई वुड हैव यूज्ड इंस्टाग्राम एज पार्ट ऑफ माई होमवर्क एंड स्टडीज. मैं वीडियोस बनाता मेरे साइन कॉस थीटा प्रिंसिपल्स के, और उस चक्कर में और सीखता मैं, और लोगों को सिखाने के चक्कर में, वो कमेंट्स आने के चक्कर में, उसको रिप्लाई देने के चक्कर में मैं और उसको रिवाइज करूंगा. कितनी अच्छी बढ़िया चीज है. सोशल मीडिया इटसेल्फ इज नॉट बैड. हाउ वी यूज इट इज अप टू अस. ऑलराइट. सो रिप्रोडक्शन इज एवरीथिंग. तो क्या करना है, उसको हमें क्लोज करके जस्ट एक्सप्लेन इट टू समबडी. Write down. Yeah, write down is also good, but that is time consuming. It takes a lot of time. So talking about it, writing it down, or making a video is the best way to know, to remember things, and that becomes part of your character. And then वो बोल बोल के जहन में इतना बैठ जाता है आइडिया, आई फॉरगेट कि वो मैंने कहाँ पढ़ा था और वो किसके ऑथर का था. And that's the whole objective. Now that idea has become my idea, has become an integral part of my personality. I have forgotten कि वो किसी और का था. I think ये सबसे बड़ी जीत है ना किताब की. This is not plagiarism. This is the whole objective of reading a book. You get it? Yeah. So वो अंडरलाइन वगैरह करके कुछ होता नहीं है. कि वो ज्यादा वो बहुत मैंने देखे अक्सर लड़कियां ऐसा करते हैं. वो ना रेड पेंसिल, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पट्टी, पेंसिल, हाइलाइटर, वो हाइलाइटर भी ऑरेंज हाइलाइटर, ग्रीन हाइलाइटर, ये सब औजार लेके बैठेंगे. एंड दे हाईलाइट सो मच ऑन ईच पेज ऑफ द बुक दैट द नॉन हाइलाइटेड पार्ट लुक्स लाइक हाइलाइटेड. तो अब हाईलाइट कर से सिर्फ यू आर जस्ट डेकोरेटिंग द बुक एंड नॉट नो गेनिंग नॉलेज.